सचमुच पृथ्वी विनाश की ओर जा रहा है और इसके कारण क्या है, रिपोर्ट क्या कहता है। तो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें चेंज अंटार्कटिका में बर्फ की जो मोटी परत है वो इस कारण से ज्वालामुखी फटते जा रहे हैं और ऐसे 100 की संख्या में ज्वालामुखी फटते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, एग्जिस्टेंस पे क्या सवाल रहेगा। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें तो जो मोटी बर्फ की परतें हैं वहाँ पे इस तरह से मेल्टिंग आइस शीट, क्लाइमेट चेंज और वोल्केनिक एक्टिविटी का जो रिपोर्ट है इस। नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें यह बताया जाए क्या सचमुच पृथ्वी विनाश की ओर जा रहा है और इसके कारण क्या है, रिपोर्ट क्या कहता है। तो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण अंटार्कटिका में बर्फ की जो मोटी परत है वो पिघल रही है और पिघल जाने के कारण वहां पे दबाव हट जा रहा है, जिस कारण से ज्वालामुखी फटते जा रहे हैं और ऐसे 100 की संख्या में ज्वालामुखी फटते हुए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कारण है, इस पे भारत का इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ इसमें विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, मानव और पृथ्वी के एग्जिस्टेंस पे क्या सवाल रहेगा। तो इसको इस वीडियो में हम देखते हुए चलेंगे कौन से जोन है, कहाँ पे ये होने की संभावना है और पहले इसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए, तो इस तरह से स्थिति बनती है कि ऊपर ग्लेशियर देख सकते हैं, ग्लेशियर है और यही ग्लेशियर जब पिघलता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे तो देख सकते हैं कि नॉर्मल केस में ये है, लेकिन अदर केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी अंदर से तैयार है और इसके ऊपर जो मोटी बर्फ का परत है इस पे दबाव बनाकर ये बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही ये पिघलता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जिस कारण से क्या होता है इसके ऊपर ये दबाव हट जाएगा। दबाव जैसे ही हटेगा तो क्या होगा, ये ज्वालामुखी ऊपर की ओर, जो मैग्मा नीचे है वो लावा बनकर ऊपर निकल जाएगी, जिस कारण से ये विस्फोट पर विस्फोट होती चली जाएगी। तो आइए रिपोर्ट को देखते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का यह रिपोर्ट है और इसमें यह बताया गया 8 जुलाई का रिपोर्ट है, अभी कल परसों का रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज और जो वोल्केनिक एक्टिविटी है उसके बीच में लिंक हो चुका है। इसमें लिंक समझ सकते हैं कि जैसे कि जो वेस्ट अंटार्कटिका रीजन है, यहाँ पे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके जो वेस्ट पार्ट में जो माउंटेन्स वगैरह रीजन्स है वहां पे क्या किया गया, तो जो मोटी बर्फ की परतें हैं वहां पे इस तरह से मेल्टिंग आइस शीट रिड्यूस प्रेशर ऑन मैग्मा चैम्बर्स पोटेंशियली ट्रिगरिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे किस तरह से जो मोटी परत है जो पिघल रही है, जिस कारण से पिघलने से क्या हो रहा है, दबाव वहां पे कम रहा है, दबाव कम होने के कारण ये विस्फोट तेजी से हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज और वोल्केनिक एक्टिविटी का जो रिपोर्ट है इसमें दिखाया गया है किस तरह से लिंकअप हो रहा है और किस तरह से जो मोटी बर्फ के जो परत है पिघलते जा रहे हैं वो इसको इंपैक्ट कर रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजन कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि कुड ट्रिगर हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन वर्ल्ड वाइड, यानी कि आने वाले समय में पूरे विश्व में, जैसे कि मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ग्लेशियर और वोल्केनो साथ साथ होते हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, रूस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब अंटार्कटिका क्षेत्र हो गया, तो ये सब ज्यादा नुकसान यहाँ पहुंचाएंगे। और भी देख लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ऊपर ग्लेशियर का ये जो मोटी परत है और नीचे क्या है, तो इस तरह से वोल्केनो जल रहा है, यानी कि इसको जब मौका मिलेगा तब ये निकल जाएगा। जब ये हट जाएगा ये चादर दीवार हट जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर इरप्ट कर जाएगा और काफी नुकसान में ये पहुंचाएगा। देख सकते हैं काफी मात्रा में इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, वोल्केनो का इरप्शन हो सकता है। तो इस तरह से केस को समझते हुए चलेंगे। तो ये कारण क्या है, तो ये जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसमें ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही पिघलेगा तो इसमें ये चादर है जो मोटी परत हट जाएगी। जैसे कि आप है जो एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे एक और इमेज देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पानी का इसमें है कि भरा हुआ है और इसके ऊपर कुछ कप वगैरह लगाया हुआ है, इसमें कप लगा दिया गया है। जैसे ही कप हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर प्रेशर से ये निकल जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर यहाँ से हटा तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कमेगा, ये फिर ऊपर निकल जाएगा। तो यही कारण है। और ये क्या, तो ये अर्थक्वेक में आपने देखा होगा, इसमें क्या है, तो मैग्मा है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये रोटेशन में नीचे रहता है। जैसे इसमें बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर होता है तो ये क्या होता है कि ऊपर की ओर फाड़ करके निकल जाता है। अगर वही कोई ऊपर इस तरह से यह रोकने वाला नहीं है तो जैसे इसका कोई भी दीवार चाहे तो इस फॉर्म में निकल जाए, इस फॉर्म में इस तरह से, या कहीं सीधे सीधे निकल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये वोल्केनो में इस तरह से केस बनता है। और ये वोल्केनिक बॉम्ब्स में यहाँ देख सकते हैं एस फॉल होता है, एसिड रेन भी गिरता है, इसमें बहुत सारे गैसेस जो हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए वो भी, और ये बहुत ऊंचाई तक भी चले जाते हैं। जैसे आपने इंडोनेशिया में माउंट मेरापी
माउंट लोबोटोवा, ये सब वगैरह वोल्केनो देखा होगा आपने, जो पैसिफिक ऑफ रिंग फायर में आपने उस एरिया में जो पैसिफिक ओशन के आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे। तो इस तरह से पायरोक्लास्टिक फ्लो भी होता है जिसमें धुआं, धूलकण, ये सब गैसेस वगैरह निकलते रहते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषण भी करते हैं, साथ साथ ये क्या करते हैं, तो ये आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। और बात करते हैं तो इसके कारण क्या रहे, कौन से रिसर्च में ऐसा बताया गया, तो इसमें और भी जैसे कि देख सकते हैं, यह शोध 8 जुलाई 2025 को प्राग में हुआ और इसमें आयोजित हुआ था गोल्ड स्मिथ कॉन्फ्रेंस। इसी में प्रस्तुत किया गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे ग्लेशियर नहीं केवल सिर्फ समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहा है, बल्कि साथ साथ ये दुनिया भर में ज्वालामुखी विस्फोटों को भी और तेज और विनाशकारी बना सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार बताया कि ग्लेशियर के पिघलने से ज्वालामुखी अधिक बार और अधिक विस्फोटक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ऊपरी जो परत है वो हट जाती है और इसको मौका मिल जाता है ऊपर फटने का, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर हो सकता है आने वाले समय में। ग्लेशियर और ज्वालामुखी का संबंध क्या होता है, तो दुनिया भर में 245 एक्टिव वोल्केनो है जो कभी भी फट सकते हैं, जैसे कि उसमें मुख्य रूप से जो ये हवाईयन आइलैंड हो गया, पैसिफिक आइलैंड हो गया, पैसिफिक ओशन सी हो गया, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें विस्फोट देखे जाते हैं और ये एक्टिव वोल्केनो का है। जबकि भारत में एक मात्र अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ही मात्र एक बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वोल्केनो है। तो दुनिया भर में 245 एक्टिव वोल्केनो ग्लेशियर के नीचे या उनके 5 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद है, यानी कि वोल्केनो और ग्लेशियर साथ साथ में ही या 5 किलोमीटर के दायरे में है। इनमें अंटार्कटिका हो गया, रूस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। इसमें रिसर्चर ने बताया कि दक्षिण चिली के 6 ज्वालामुखी, विशेष रूप से मोचो चोसुएंको ज्वालामुखी का अध्ययन किया और पाया कि ग्लेशियर के पिघलने से ही इन ज्वालामुखियों की गतिविधि बढ़ सकती है। पाब्लो मोरेनो येगर और विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने इस अध्ययन के प्रमुख लेखक ने बताया कि ग्लेशियर ज्वालामुखी के विस्फोटक की मात्रा को दबाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलता है उस पे उसका दबाव हट जाता है और फिर ये क्या, तो इस तरह से ज्वालामुखी अधिक बार और ज्यादा विस्फोटक रूप से फिर फट सकता है, क्योंकि सारे जो नीचे बैठे हुए हैं सबको मौका मिल गया, क्या, ऊपर ही प्रेशर हट गया, जिस कारण से वो निकलने के लिए मौका मिल गया, तब ये ज्यादा अधिक और भी विस्फोटक रूप से फट सकते हैं। जैसा ये एक इमेज में देख सकते हैं किस तरह से विनाशकारी रूप ले लेता है जब ये इस तरह से करता है। ये लगभग हजारों मीटर के ऊपर की ऊंचाई की ओर पहुंच जाता है। जैसे इंडोनेशिया में आपने देखा कई जगहों पे खाली कराना पड़ता है, पूरा लोकेशन ही खाली कराना पड़ जाता है। कारण क्या रहता है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। और ग्लेशियर का पिघलना ज्वालामुखी को कैसे प्रभावित करता है, तो ग्लेशियर का भारी वजन है, मोटी परत है, वो पृथ्वी की सतह और इसके नीचे की मैग्मा परतों पर दबाव डालता है और यह दबाव ज्वालामुखी गतिविधियों की नियंत्रित रखता है। लेकिन जब ग्लेशियर पिघलता है तो यह दबाव कम हो जाता है, जिसमें मैग्मा और गैसें फिर फैलने लगती है और इससे ज्वालामुखी के नीचे दबाव बढ़ता है, जिस कारण से विस्फोटों का कारण ये बन जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आइसलैंड का उदाहरण। आइसलैंड में यह प्रक्रिया पहले देखी जा चुकी है, लगभग 10,000 साल पहले ऐसे हुआ था, जैसे आखिरी हिमयुग के अंत में ऐसा देखने को मिला था। जब ग्लेशियर पिघले तो आइसलैंड के ज्वालामुखियों में विस्फोटक की दर है जो 30 से 50 गुना अधिक बढ़ गया। यानी कि किस कारण, तो सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने से और भी वहां विस्फोट की तेज गति बढ़ते चली गई। यह आइसलैंड की भूगर्भीय संरचना के कारण हुआ जो उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में स्थित है। चिली में भी ऐसा शोध देखा गया मोचो चोसुएंको ज्वालामुखी में, और इसमें शोधकर्ता ने बताया कि दक्षिण चिली के पटागोनियन आइस शीट के पिघलने और वहां के ज्वालामुखियों की गतिविधियों का अध्ययन किया और इसमें बताया कि 26,000 से 18,000 साल पहले जब हिमयुग अपने चरम पर था तो मोटी बर्फ की चादरों ने ज्वालामुखी विस्फोटों को दबा रखा था। इस दौरान मैग्मा और गैसें पृथ्वी के नीचे जमा हो रही थी। जब बर्फ पिघली तो यह दबाव अचानक रिलीज हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मोचो चुसुएंको ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है और उसमें ज्यादा वृद्धि देखी गई ज्वालामुखी में। तो इस तरह से देख सकते हैं क्या, तो इसमें ज्वालामुखी ऊपर बर्फ का सीट है और नीचे क्या, तो ज्वालामुखी लहक रहा है, जल रहा है। ठीक है, और शोधकर्ताओं ने आर्गन रेडियो एक्टिव डीके, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैस और मैग्मा क्रिस्टल का विश्लेषण करके पता लगाया कि इस क्षेत्र की ज्वालामुखी गतिविधियों का समय निर्धारित किया। इससे पता चला कि बर्फ के पिघलने के बाद ही विस्फोटकों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिली है। वैश्विक खतरा की बात करते हैं तो 2020 के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के 245 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी ग्लेशियरों के नीचे या उनके पास ही हैं या इनमें शामिल है। जैसे कि अंटार्कटिका क्षेत्र हो गया, जहां मोटी बर्फ की चादरें ज्वालामुखियों को दबा रही है, जिस कारण से अभी तक ये रुका हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे पिघलने से क्या हो रहा है, विस्फोट बढ़ती जा रही है।
रूस में साइबेरिया और कामचटका क्षेत्र में भी बर्फ से ढके ज्वालामुखी है। न्यूजीलैंड में जहां ज्वालामुखी और ग्लेशियर पास पास है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो अलास्का और कनाडा में भी बर्फ से ढके हुए ज्वालामुखी की देखी गई है। मोरेनो एगर ने बताया कि ज्वालामुखी विस्फोटकों की विस्फोटकता बढ़ने के लिए सबसे पहले मोटी बर्फ की चादरों का ही होना जरूरी है। जब ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो दबाव कम होने से विस्फोट शुरू होता है और यह प्रक्रिया अभी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में हो रही है। तो आपने इस तरह से देखा है, जैसे कि इमेज में इस तरह से देख सकते हैं कि एक यहाँ पे विस्फोट हुआ तो आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, आसपास के रहने वाले लोकेशन को भी यह जो काफी प्रभावित करता है। वहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और भी इमेज देख सकते हैं। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सकता है, तो ज्वालामुखी विस्फोटक का जो जलवायु पर दोहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अल्पकालिक प्रभाव, जैसे विस्फोटक से निकलने वाले सल्फेट एरोसोल्स सूरज की रोशनी को क्या करता है तो अंतरिक्ष में ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ समय के लिए क्या होता है तो कम हो जाता है, जिस कारण से आपने देखा एक न्यूज में ऐसा उस समय 1815 में आया था कि माउंट तबोरा जो इंडोनेशिया है उसमें विस्फोट हुआ था। इसके विस्फोट होने के बाद वहां बहुत अधिक कह सकते हैं कि बिना गर्मी का साल हुआ था, जिससे वैश्विक अकाल पड़ गया था। यानी कि वहां पे इस तरह से ठंडी मौसम हो गई थी कि वहां पे गर्मी हुआ ही नहीं था, जिस कारण से कहा गया कि बिना गर्मी का साल। और ये कहा तो ये माउंट तबोरा इंडोनेशिया में हुआ फटने के कारण 1815 में। दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है तो ज्वालामुखी जानते ही कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, उसको ये छोड़ते हैं, जो लंबे समय में वैश्विक तापमान को प्रभावित करता है और इसको बढ़ाता है। इससे ग्लेशियर और तेजी से पिघलते हैं, जिससे और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है जो जलवायु संकट को और भी गंभीर करते जाता है। और इससे खतरा क्या हो सकता है तो अधिक विस्फोट, पिघलते ग्लेशियरों के कारण ज्वालामुखी अधिक शक्तिशाली और बार बार फट सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हो सकती है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करते हैं तो आइसलैंड, अंटार्कटिका और अलास्का जैसे क्षेत्रों में काफी यह देखी जाती है। जलवायु पर प्रभाव, ज्वालामुखी गैसों से ग्लोबल वार्मिंग तेज हो सकता है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम संबंधी आपदाएं बढ़ेगी, बुनियादी ढांचे और हवाई यातायात को भी खतरा पहुंच सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में एक जैसे पेंगुइन वहां ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे इस तरह से जो ग्लेशियर है, ये बर्फ का जो ग्लेशियर है ये पिघलते जैसे ही पिघलेगा इसके नीचे हो सकता है क्या तो इसमें वोल्केनो इसके अंदर है, लेकिन जैसे ही पिघलेगा तो इसको मौका मिल जाएगा ये उठने का। तो वैज्ञानिक की सलाह क्या है तो शोधकर्ता का कहना है कि हमें उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पे ग्लेशियर और ज्वालामुखी साथ साथ मौजूद है। अंटार्कटिका, रूस, न्यूजीलैंड और उत्तरी अमेरिका में ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी बढ़ानी होगी और वहां पे उस तरह से रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करनी होगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना जरूरी है ताकि ग्लेशियर का पिघलना धीमा हो सके और ज्वालामुखी विस्फोट का भी खतरा कम हो सके। भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है तो हालांकि भारत में ग्लेशियर के नीचे कोई भी एक्टिव मुख्य रूप से ज्वालामुखी नहीं है जो ग्लेशियर के नीचे हो, लेकिन हिमालय के ग्लेशियर का तेजी से पिघलना भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और आपने हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में आपने देखा कि वहां पे लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी समस्या बार बार आती रहती है और इसका एक इंपैक्ट भारत पे होते रहता है। अगर वैश्विक ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ती है तो भारत को भी वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संकट में किस तरह से धरती है और अभी इसका मुख्य कारण क्या है तो साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इस पे रिसर्च करके यह बताएं कि मुख्य रूप से कारण क्या है तो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ही बर्फ पिघल रहे हैं और बर्फ के पिघलने के कारण ही क्या तो वहां पे ज्वालामुखी जो अंदर मौजूद है वो अपना भयंकर रूप ले रही है और आगे इसमें 100 टाइम्स है जो ऐसे विस्फोट कर सकते हैं और काफी खतरनाक कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी को जो प्रमुख क्षेत्र है वहां पर भी इस तरह से जो वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट कर सकते हैं। तो यह आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर मिशन की स्थापना करके शायद हो, चाहे वो कह सकते हैं मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन करके जो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करे और कार्बन इमिशन को क्या करे कंट्रोल करे। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन जैसे भारत सरकार के द्वारा भी घोषणा किया गया कि भारत सरकार भी आने वाले समय में COP33 का आयोजन भारत करने जा रहा है। तो इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स है जो भारत के द्वारा किए गए हैं जिसमें क्या किया जाएगा तो इसमें इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ अलग साइंटिस्ट कम्युनिटी भी इस पर रिसर्च कर रही है। तो कैसा लगा वीडियो और ये इंफॉर्मेशन तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।